हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। आगामी बहुत कम समय में बहुत सारी परीक्षाएं होने वाली हैं। उसको ध्यान में रखते हुए मैं आज भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो है, ट्रेडिशनल प्रश्न, आप लोग को भी शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, इसके अंतर्गत भारत के प्रमुख शेयर बाजार हैं, विश्व के प्रमुख शेयर बाजार, प्रमुख समितियां हैं और प्रमुख आर्थिक शब्दावली है। दोस्तों, इस तरह के ट्रेडिशनल क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ये आप लोग के बीच ये फैक्ट्स शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण ट्रेडिशनल फैक्ट्स। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। भारत के प्रमुख शेयर बाजार, इसमें कौन कौन है देख लेते हैं दोस्तों। एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, 1991 में फिरवानी समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई। ठीक है, इसका मुख्यालय मुंबई में है। हम लोग शॉर्ट फॉर्म में चलेंगे ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग मैक्सिमम टॉपिक कवर कर सके। बीएसई, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में की गई थी। शुरू में इसका नाम बम्बई स्टॉक एक्सचेंज था, जिसे 2000 में बदलकर मुंबई स्टॉक एक्सचेंज रखा गया। ठीक है। एमसीएक्स एसएक्स, राष्ट्रीय स्तर पर यह तीसरा ऑनलाइन स्टॉक एक्सचेंज है जिसे शेयरों का कारोबार फरवरी 2013 से शुरू किया गया। कमोडिटी एक्सचेंज, कमोडिटी एक्सचेंज में दोस्तों ये कच्चे तेल, खाद्यान्न पदार्थ, सोना चांदी जैसे आदि आते हैं। देश का प्रथम कमोडिटी इंडेक्स एनसीडेक्स एग्री। चलिए धीरे धीरे इसको आगे बढ़ा रहे हैं दोस्तों, आप स्किप ना करेंगे। चलिए अब आइए दोस्तों, देखते हैं विश्व प्रसिद्ध शेयर बाजारों की प्रमुख शेयर मूल्य सूचकांक। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है प्रश्न में। देखिए, यूएसए का नेस्डॉक, ध्यान रखिएगा यहाँ कंफ्यूजन दो बातें में होती है दोस्तों। न्यूयॉर्क डो जोन्स है और यूएसए नेस्डॉक। यदि डो जोन्स आएगा और यूएसए और न्यूयॉर्क दोनों रहेगा तो आपको न्यूयॉर्क को चूज करना है। लंदन एफटीएससी, कनाडा एसएनपी, कोरिया कॉस्पी, चाइना का शंघाई, इसी तरह दक्षिण कोरिया सियोल कंपोजिट, सिंगापुर स्टेट टाइम्स, टोक्यो निक्की। ये देखिए, ये प्रश्न पूर्व में पूछा जा चुका है। निक्की थाईलैंड से ताइवान का तेन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अभी जो दोस्तों चल रहा है मुद्रा का जो सिंबल है आर और ऊपर में डबल लाइन, इसकी शुरुआत 2010 में हुई थी। देख लीजिए सिंबल, पहले आरएस लिखाता था। पूर्व में जो है हम लोग इसे आरएस इस तरह लिखाता था, लेकिन अब जो है ये सिंबल से रुपया को डिनोट किया जा रहा है। चलिए अब चलिए, प्रमुख समितियां, इस तरह के प्रश्न पूछने की हमेशा संभावना रहती है किसी भी परीक्षा में। तो दोस्तों देखिए, महाल नोबिस समिति राष्ट्रीय आय से संबंधित है। सुरेश तेंदुलकर समिति गरीबी उन्मूलन, गोईपोरिया बैंक सुधार, राजा चलैया कर सुधार। ये दोस्तों ये याद सोच के ना याद करेंगे कि ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आप महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट है उसको याद रखेंगे ही, और सबों का ध्यान में रखें ताकि परीक्षा में गलती ना हो, कन्फ्यूजन नहीं हो। गोस्वामी समिति, दांतवाला समिति, जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाले, रेखी समिति जो है अप्रत्यक्ष कर, सरकारिया समिति, ये सब प्रश्न
आते हैं सरकार या समिति केंद्र राज्य के संबंध है। सच्चर समिति मुस्लिमों को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक सुधार के लिए। भूरेलाल समिति मोटर वाहन करों में सुधार। मदन मोहन पूछी समिति केंद्र राज्य संबंधों पर नए सिरे से विचार विमर्श रखने हेतु। ठीक है। रघुराम राजन समिति राज्य के पिछड़ेपन की माप के लिए मिश्रित सूचकांक विकसित करने हेतु। मालेगाम समिति लेखा मानकों पर सुझाव हेतु। रंगराजन समिति चीनी उद्योग को नियंत्रण मुक्त रखने हेतु। मुदगल फिल्मों के प्रसारण के लिए सेंसर बोर्ड के प्रमाण पत्र मामले में सुझाव देने हेतु। चलिए दोस्तों, जो भी महत्वपूर्ण समितियां थी मैंने आप लोग को भी शेयर किया। यदि प्रश्न में सपोज कीजिए इसके अंतर्गत या इससे नहीं आता है तो आप एलिमिनेशन विधि से आप अपने प्रश्न को बना सकते हैं। इतना याद है ये, हाँ ये जरूर है कि ऑप्शन में ये रहेगा ही अवश्य, तो आप एलिमिनेशन मेथड से ऑप्शन को एलिमिनेट करके प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, महत्वपूर्ण शब्दावली है दोस्तों। शब्दावली से भी प्रश्न आते हैं परीक्षा में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आर्थिक नियोजन के क्या होता है? आर्थिक नियोजन अभिप्राय एक संगठित आर्थिक प्रयास से है जिसमें एक निश्चित अवधि में सुनिश्चित और सुपरिभाषित सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आर्थिक साधनों का विवेकपूर्ण ढंग से समन्वय और नियंत्रण किया जाता है। देखिए दोस्तों, ये लाइन जो है, ये लाइन आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप इस चीज़ को समझ जाएंगे कि आर्थिक नियोजन क्या होता है। ठीक है। चलिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों का मिश्रण होता है। बंद अर्थव्यवस्था जिसमें विदेशी व्यापार पूर्णतः प्रतिबंध रहता है। आज के डेट में यदि पूछा जाता है इसका आंसर होगा तो नॉर्थ कोरिया जो है, उत्तर कोरिया, ये उसका उदाहरण है। ठीक है। उत्तर कोरिया जो देश है इसका उदाहरण है। ठीक है दोस्तों। चलिए, खुली अर्थव्यवस्था स्वतंत्र रूप से व्यापार होता है। व्यापार चक्र क्या है? किसी अर्थव्यवस्था में बारी बारी से तेजी और मंदी की घटना जब होती है। चलिए, प्राइवेटाइजेशन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का डीनेशनलाइजेशन और अवराष्ट्रीयकरण करना। ठीक है, यानी निजी हाथों में स्वामित्व को हस्तांतरण करना। उदारीकरण है राष्ट्र सरकारी नियंत्रण और प्रतिबंध जैसे परमिट, लाइसेंस, कोटा से अर्थव्यवस्था को शिथिल या मुक्त करने की क्रियाविधि को उदारीकरण कहा जाता है। ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत जो है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्था से जोड़ा जाता है। शब्दावली है विभिन्न अर्थव्यवस्था से जोड़ा जाता है। ठीक है। देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ा जाता है। ठीक है। आइए, सस्ती मुद्रा नीची ब्याज दर पर प्राप्त की जा सकने वाली मुद्रा सस्ती मुद्रा के अंतर्गत आता है। चलिए, ठीक है। कैपिटल स्टॉक किसी समय बिंदु पर किसी फर्म और उद्योग अर्थव्यवस्था में उपलब्ध भौतिक पूंजी की मात्रा पूंजी स्टॉक कहता है। विनिवेश ये भी है सरकारी उपक्रम को निजी उद्योगों मतलब क्षेत्र का बढ़ावा देना। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, देखिए दोस्तों, विकासशील देशों में निर्धन व्यक्तियों की स्थिति को सुधारने की दृष्टि से विकास के सिद्धांत और विकास की नीतियों से संबंधित अर्थव्यवस्था की विशिष्ट शाखा को विकास अर्थव्यवस्था कहा गया है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जिसमें व्यक्तिगत निर्णायक शक्ति जैसे उपभोक्ता या फर्म के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। बॉन्ड हो गया, सरकार या कोई फर्म कंपनी जब जनता से ऋण लेती है तब ऋण के बदले जनता को
धन वापसी के लिए प्रतिज्ञा पत्र को सौंपती है, जिसे प्रतिभूति या बॉन्ड कहा जाता है। बैंक दर जिस पर केंद्रीय बैंक या रिजर्व बैंक अपने सदस्य वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देती है। यहां देखिए, ध्यान रखने की चीज है, बैंक दर से अभिप्राय उस दर से जिस पर केंद्रीय बैंक या अर्थात रिजर्व बैंक अपने सदस्य वाणिज्यिक बैंक, जो भी वाणिज्यिक बैंक है जो टैग्ड रहता है आरबीआई को पैसा उधार देती है या प्रथम श्रेणी के बिलों को पुनर्कटौती करता है अथवा स्वीकार प्रतिभूतियों पर ऋण देता है। ठीक है। रेपो दर, रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर अल्पकालीन समय के लिए वाणिज्यिक बैंकों को नगद ऋण देता है उसे रेपो रेट कहते हैं। और रिवर्स रेपो रेट के अंतर्गत, ये दोनों परिभाषा अवश्य याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है। रिजर्व बैंक ने अन्य वाणिज्यिक बैंक जिस ब्याज दर पर अल्पकालीन अवधि हेतु नकदी प्राप्त कराते हैं उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। बचत बैंक दर, जमा दर बैंक ग्राहकों की सावधि जमाओं पर दिए जाने वाले ब्याज दर को जमा दर। ठीक है। मांग जमा, बैंकों में चालू खाता और बचत खाता में बैंक ग्राहकों की जमा राशियां मांग जमा के अंतर्गत आती है। नेट इंटरेस्ट, शुद्ध ब्याज, कुल ब्याज के उस भाग को शुद्ध ब्याज कहते हैं जो पूंजीपति को केवल पूंजी के उपयोग हेतु दिया जाता है। ये शब्दावली भी इंपॉर्टेंट है। बाजार की वह व्यवस्था जिसमें मुद्रा की कमी के कारण कीमतें गिर जाती है, उत्पादन व्यापार गिर जाता है और बेरोजगारी बढ़ जाती है। ये जो है इंटरेस्ट, मुद्रा या ऋण योग कोषों के त्याग के पुरस्कार के रूप में ऋणदाता को दी गई नगद राशि ब्याज कहलाती है। ठीक है। लीगल मनी क्या है? ऋण अदायगी या देनदारियों की अदायगी प्रयुक्त विधि सम्मत तरीका, नोट आदि जिसे वह स्वीकार नहीं किया गया है। मोनोपोली, एकाधिकार हो गया। फ्लोटिंग, किसी कंपनी की चुकता पूंजी का वह हिस्सा जो शेयर बाजार में क्रय विक्रय के लिए उपलब्ध रहता है। ठीक है। एक्टिव शेयर किसको कहा गया है? उन शेयरों को एक्टिव शेयर कहते हैं जिनका क्रय विक्रय नियमित रूप से शेयर बाजार में होता है। एमलगैमेशन, एकीकरण, दो भिन्न फर्म या उद्योग अथवा लिमिटेड उद्यम जब अपने अपने अस्तित्व को खोकर एक नई इकाई के रूप में गठित होता है तो यह प्रक्रिया एकीकरण होता है। एकीकरण अभी देखे होंगे, कई सारे बैंक को भी मर्ज किया गया, जैसे 2 या 3 फर्म मिला के एक फर्म बनाया गया। पंजीकृत टन, ठीक है। ओलिगोपोली, अल्पाधिकार, यह अपूर्ण प्रतियोगिता का ही एक रूप है जिसमें किसी वस्तु के कुछ ही विक्रेता बाजार में मौजूद रहते हैं। द्वैधिकार, जिसमें सिर्फ 2 ही विक्रेता रहते हैं। विनिमय दर आम प्रचलन की भाषा है। एक्सचेंज रेट, यह वह दर है जिस पर एक मुद्रा को दूसरी मुद्रा में स्वर्ण के साथ बदला जाता है। इस दर का निर्धारण फिक्सेशन बाजार में उस मुद्रा की मांग और पूर्ति के द्वारा की जाती है। फॉरेन एक्सचेंज रेट, किसी देश के पास उपलब्ध स्वर्ण और विदेशी मुद्राओं का भंडार ही विदेशी विनिमय कहलाता है। ये देखिए दोस्तों, वोलेटाइल शेयर, ये भी है शब्दावली इंपॉर्टेंट, जिन शेयरों की कीमतों में अत्यधिक परिवर्तन होता है। ठीक है। टैरिफ, किसी देश द्वारा आयातों पर लगाने, ये ध्यान रखिएगा, अमूमन लोग इसको स्किप कर देते हैं और
हमेशा आम बोलचाल की भाषा में पेपर में देखते होंगे टैरिफ बढ़ गया। तो ये क्या है, किसी देश द्वारा आयातों पर लगाए गए कर को टैरिफ कहा गया। प्राइमरी गोल्ड 24 कैरेट गोल्ड को कहा जाता है। और पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति जिसमें पूर्ण प्रतियोगिता की कम से कम एक शर्त अनुपस्थित हो जाए। ठीक है। बहुराष्ट्रीय कंपनी, एक से अधिक देशों में जिसका उत्पादन रहता है। बूम, किसी अर्थव्यवस्था को जब आर्थिक क्रियाओं का तेजी से विस्तार होने लगता है। ठीक है। डिवैल्यूशन, यदि किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाता है तो इसे उस मुद्रा का अवमूल्यन या डिवैल्यूशन कहा जाता है। ठीक है। चलिए, गरीबी रेखा काफी महत्वपूर्ण शब्दावली है। गरीबी रेखा, पोवर्टी लाइन, गरीब को निर्धारित करने के लिए योजना आयोग द्वारा बॉर्डर लाइन किया गया है। सामान्यतः न्यूनतम सामाजिक जीवन स्तर से नीचे की दिशा को गरीबी की संज्ञा दी गई है। ठीक है। तत्काल के रूप में जो अभी जो परिभाषित है दोस्तों, गरीबी की रेखा ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति आय प्रतिदिन निर्धारित किया गया। इस रेखा से नीचे लोगों को गरीबी रेखा कहा गया है। सीमा शुल्क क्या हो गया? कस्टम ड्यूटी, आयात और निर्यात होने वाली वस्तुओं पर लगाया गया कर सीमा शुल्क। एसेट ड्यूटी, किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति के हस्तांतरण के समय जो कर उस संपत्ति पर लगाया जाता है उसे एसेट ड्यूटी कहा गया। ठीक है। आयात कोटा, किसी वस्तु के आयात पर लगाई गई वह मात्रात्मक सीमा जिससे अधिक उस वस्तु का आयात नहीं किया जा सकता, आयात कोटा हो गया। चलिए, बजट आप सभी जानते होंगे। अच्छा, नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी, ये थोड़ा सा अवश्य जान लीजिए। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्यह्रास की राशि घटा देने पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का ज्ञात होता है। ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, किसी देश में दिए गए हुए वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा उत्पादित की जाती है उसे जीडीपी कहा गया। ठीक है। जीएनपी क्या है? जीडीपी, किसी देश में एक वर्ष के अंतर्गत जितनी सेवाओं का उत्पादन होता है उनके मौद्रिक मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। यह ध्यान दें कि जीएनपी और जीपीपी में अंतर होता है। ठीक है। अब आइए, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, सिंपल सा ही राष्ट्रीय आय में भाग दिया जाता है उस देश की जनसंख्या से। ठीक है। अब आइए, अर्थव्यवस्था की संरचना। इसमें दोस्तों इस संरचना के अंतर्गत 3 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। ठीक है। इसके अंतर्गत जो उदाहरण है ये देखते हैं नीचे। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत कृषि से जुड़ी समस्त क्रियाएं हैं। ठीक है। वानिकी, मत्स्य, आपको प्रश्न आएगा दोस्तों कि प्राथमिक क्षेत्र के कौन उदाहरण है, तो ऑप्शन रहेगा, आप इसको सेग्रीगेट करके छांट के आप अपने सही उत्तर कर सकते हैं। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है? इसमें उद्योग और विनिर्माण का सम्मिलित किया गया है। तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र, इसका सबसे ज़्यादा तृतीय क्षेत्र का ही भागीदारी रहती है। ठीक है। जिसमें बैंकिंग है, बीमा है, यातायात, ठीक है, संचार है। तेगारुया और मंदरिया, ये भी शब्द जो है स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है। तेजरिया उस व्यक्ति को कहा जाता है जो स्टॉक
की कीमत बढ़ाना चाहते हैं, और मंदरिया उस व्यक्ति को कहते हैं जो स्टॉक की कीमत गिरने की आशा करके किसी वस्तु को भविष्य में देने का वादा कर बेचता है। उत्पाद शुल्क एक्साइज ड्यूटी के अंतर्गत देश के अंदर निर्मित वस्तुओं के उत्पादन बिंदु पर लगाया गया पब्लिक डेट, सरकार द्वारा लिया गया ऋण सार्वजनिक ऋण कहलाता है। निगम कर, ये प्रश्न पूछा जाता है, यह एक प्रत्यक्ष कर है जो कंपनियों को के मुनाफे पर लगाया जाता है। ठीक है, प्रत्यक्ष कर ये जो व्यक्तियों जो कर उपभोक्ता और नागरिकों पर सीधे तौर पर लगाए जाते हैं। ठीक है, परोक्ष कर जो उपभोक्ता और नागरिकों पर सीधे सीधे नहीं लगा करके इनका विवर्तन होने के कारण करापात या कराघात विभिन्न बिंदुओं पर होता है, परोक्ष कर कहलाता है। चलिए, स्टैगफ्लेशन, भारत अर्थव्यवस्था की वह स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी की भी स्थिति होती है। ठीक है, मुद्रास्फीति मतलब मुद्रा का अवमूल्यन हो जाता है और सामान का दाम बढ़ जाता है। शेयर बाजार में जब नई और असूचीबद्ध प्रतिभूतियों के प्रीमियर पर लेन देन होता है तो उसे ग्रे मार्केट कहा जाता है। वास्तविक आय, मौद्रिक आय की क्रय शक्ति को ही वास्तविक आय कहते हैं। ठीक है, शेयर सर्टिफिकेट आर्बिट्रेज, एक मार्को मौद्रिक नीति, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मौद्रिक नीति से संबंधित हमेशा प्रश्न आता है दोस्तों, ये आरबीआई के अंतर्गत रेगुलेट होता है। यह जो आरबीआई के गवर्नर के अंतर्गत समिति बनी हुई है और इसका जो है मौद्रिक नीति की बैठक प्रत्येक 2 माह में होता है, 2 मंथ में होता है, 2 माह में, और इसी में बैंक दर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट का निर्धारण किया जाता है। मुद्रा और साख की पूर्ति का एक निर्धारण स्तर बनाए रखने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा जिस नीति को अपनाया गया हुआ मौद्रिक नीति है। क्लियर। मांग का नियम, अन्य बातों के समान रहने पर कीमत और मांग की मात्रा विपरीत संबंध में, अर्थात दोनों का जो है विपरीत संबंध है, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। ठीक है, कीमत और मांग, कीमत बढ़ने से मांग घटेगा, मांग घटने से मतलब रेसिप्रोकल, दोनों में रिलेशन। चक्रीय बेरोजगारी, व्यापार चक्र की मंदी के समय उत्पन्न बेरोजगारी चक्रीय बेरोजगारी आएगा। डिविडेंड, विभिन्न प्रकार की कंपनियों से शेयरों पर प्राप्त लाभांश को डिविडेंड कहा गया है। चलिए विविध तथ्य देखते हैं दोस्तों। रेगनर्स नर्क्स, ये काफ़ी नाम चर्चित है, नामक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने गरीबी के कुचक्र की धारणा को बताया था। उसके अनुसार गरीबी ही गरीबी को जन्म देता है। बहुत ही ये आपका गरीबी ही गरीबी को जन्म देता है, ये किसका, तो इसका रैगनर्स हो जाएगा। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ट्रेस्कॉट के अनुसार यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था के हृदय नहीं तो रक्त स्रोत अवश्य है। ठीक है, सॉरी, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीयकृत नियोजन सर्वप्रथम सोवियत संघ में अपनाया गया था। ठीक है, विकासशील राष्ट्रों ने विकास के लिए हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित आयोजन के माध्यम से आर्थिक विकास का प्रयास किया है। ठीक है, विश्व बैंक, चलिए ये तत्कालीन क्वेश्चन है। विश्व नरसिम्हम समिति, चलैया समिति, ये हम लोगों ने पढ़ चुका है। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग, विश्व में पटसन का सबसे बड़ा उत्पादक देश। ये दोस्तों ये चेंज होते रहता है, ये सब चीज़ जो है जो करेंट अफेयर्स है ये आप देख लेंगे। उसके बाद रंगराजन समिति का डंकल ड्राफ्ट उरुग्वे चक्र समझौता से संबंधित है, ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो दोस्तों हमने
गोल्डन हैंड स्कीम जो है शैक्षणिक सेवानिवृत्ति से, ये भी प्रश्न पूर्व में आ चुका है। तो दोस्तों हमने अभी देखा इंडियन इकोनॉमी का महत्वपूर्ण ट्रेडिशनल प्रश्न, और ये जो है सर हमने जो आप लोग को भी शेयर किया है, इससे प्रश्न रहते ही हैं और ट्रेडिशनल प्रश्न इससे बाहर पूछने की संभावना नहीं रहती है। तो दोस्तों कृपया आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल से जुड़ें, इसे सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।